नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। कल किए हुए वादे के सापेक्ष मैंने कल आपसे वादा किया था, मैं कल आपका एक नवीन विषय पर आपका ज्ञानवर्धन करूँगा। आज उसी विषय को लेकर के, विषय बहुत गंभीर है, बहुत ही ऐसा आनंददायक है। मेरे जो विद्वान अधिवक्ता बंधु, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु एवं समाज के वो समस्त सहभ्रांत लोग जो भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, पीड़ित के रूप में, चाहे पक्षकार, चाहे अभियुक्त के रूप में, वादी के रूप में, चाहे पक्षकार के रूप में, अभियुक्त के रूप में, किसी भी प्रकार से यदि उनका शोषण हो रहा है तो निश्चित रूप से ये जो आज मेरी वार्तालाप है जिस बिंदु पर, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी, बहुत आनंददायक होगा। तो मेरे अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं के साथ साथ प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, समाज के सहभ्रांत लोग एवं ऐसे समस्त उन लोगों के से विनम्र अनुग्रह करूँगा जो लोग मुझे वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विषय पे आता हूँ। विषय कल जो मैंने आपसे वार्तालाप किया वो तथ्यात्मक रूप से सरल भाषा शैली में, ऐसी भाषा शैली में जो आपको सरलता से, सुगमता से, सहजता से सब आपको निश्चित रूप से सब समझ में आया होगा। सारवान तथ्यों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित समस्त विधानों के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया। आज विषय है कि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करने के बाद, एक एक बात पर ध्यान देंगे, पुलिस की फाइनल रिपोर्ट मीन्स एफआर खारिज करने के बाद मजिस्ट्रेट नाराजगी याचिका पर संज्ञान ले सकते हैं। नाराजगी याचिका किसको कहते हैं? मैं अपने उन प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं का ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। नाराजगी याचिका को अंग्रेजी में कहते हैं, जो मैक्सिमम हम लोग अंग्रेजी में ही सब कुछ ज़्यादातर इसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्द का, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। तो प्रोटेस्ट पिटीशन मीन्स हिंदी में नाराजगी याचिका। उस पर जो संज्ञान ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं? संबंधित कंसर्न मजिस्ट्रेट, जहाँ पे एफआर को खारिज किया गया है। समझ में आ गया होगा। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत गंभीर है और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो विधान है, मैं आज उसका पूरा हवाला देती हूँ। इसी की आड़ में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो भी ऑनरेबल जस्टिस महोदय हैं, उनके द्वारा जो प्रतिपादित विधान है, इसमें 3 विधानों को सम्मिलित, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उनको सम्मिलित किया गया है। वैसे ये लगभग 6-7 पेज की रूलिंग है और इस 6-7 पेज की रूलिंग में तकरीबन 7 से 8 रूलिंग्स का हवाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निवर्तमान जज साहब ने इसमें प्रस्तुत किया है। विषय पे आते हैं। कोई एफआईआर दर्ज यदि होती है किसी के अगेंस्ट में और उसमें सेक्शन इस तरह के होते हैं कि जिसमें एफआईआर लगने का कोई कानूनी राइट नहीं है लगाने का, लेकिन यदि पुलिस अपनी हठधर्मिता का प्रयोग करते हुए उसमें एफआईआर लगा देती है, तो जो एफआईआर जिसके अगेंस्ट लगी है, जो वादी है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, खून पसीना पूरा बहा करके, पूरा श्रम और परिश्रम के साथ में सोर्स और सिफारिश, आर्थिक और मानसिक और पूरी छवि का प्रयोग करते हुए उसने एफआईआर को दर्ज कराने में पूरा समय बर्बाद किया था। और उसके बाद में जब पता लगा तो उसमें एफआईआर लग गई। तो एफआईआर लगने के बाद में उसका जो मनोबल था वो न्याय के प्रति अछूत हो जाता है। न्याय के प्रति उसका मन और मस्तिष्क अपेक्षित हो जाता है। तो स्थिति असामान्य हो जाती है। तो माननीय न्यायालय की तरफ वो देखना चाहता था कि चार्जशीट दाखिल होगी तो मुकदमा चलेगा तो मैं अपने तथ्यों को समस्त माननीय न्यायालय के समक्ष रखूँगा। लेकिन उसमें अभियुक्त के पक्ष में एफआईआर लग जाती है। तो एफआईआर कहीं हद तक अगर जो देखा जाता है, मानना भी जाता है, क्योंकि मैं भी वकालत कर रहा हूँ लगातार कई वर्षों के कठिन और बहुत परिश्रम के साथ मैं इस बात को कहने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पुलिस की अधिकांश कार्य प्रणाली पूरे हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से इस तरह की कार्य प्रणाली है कि वो जिन मुकदमों में एफआईआर नहीं लग सकती, वो मीन्स असंभव कार्य को भी असंभव कर सकते हैं और असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। वो एक स्थान उत्तर प्रदेश पुलिस है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 302 के मर्डर वाले केसों में, जो मैंने भी देखता हूँ, मेरे पास कई सारे केसेस हैं ऐसे 302 जिसमें हत्या हुई है। उस हत्या होने में नेम्ड एफआईआर में भी पुलिस के द्वारा संपूर्ण मुकदमा अपराध संख्या में एफआईआर लगा दी जाती है। यदि एफआईआर लगा दी गई तो उसमें फिर कैसे सिद्ध हो पाए कि 302 मर्डर हुआ नहीं हुआ, क्या किसने किया क्या नहीं किया।
यदि 300 तो नहीं हुआ तो पुलिस के विवेचना अधिकारी और उनके जो भी उनके विद्वान अग्रज ऑफिसर्स हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था। उनको 302 के सापेक्ष कन्वर्ट करके किसी भी सेक्शन में मीन्स 306 में उसको कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। एफआर लग गया और एफआर स्वीकृति के भी लगातार वर्षों से माननीय न्यायालय के चक्कर संबंधित वादी काटता रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो आज ये जो विषय है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है और इसका जो हेडिंग है वो है जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश से ही है। और जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जुनैद कहाँ का रहने वाला है? जुनैद रहने वाला है कन्नौज का। कन्नौज का रहने वाला है जुनैद और कन्नौज का इसने जो एफआईआर दर्ज करा ये चेंजिंग होते हुए माने उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद में जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको समाप्त किया गया। एफआर को स्वीकृत कर लिया गया। एफआर को स्वीकृत करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उसी को आदेश को पारित रखा गया, उसी को ही बल दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाने के लिए विवश हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एसएलपी संख्या 8506 और एक और सेकेंडरी कोई दूसरा केस था किसी दूसरे का, उसको भी इसी में इंक्लूड करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पारित आदेश किया गया 8506 एवं 8507/2022 के सापेक्ष। और ये निर्णय आया इसका 29/8/2023 को, भी लगभग 1 वर्ष पहले का मामला है। इसमें जो सेक्शन 482 सीआरपीसी में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो भी प्रतिपादित आदेश पारित किया गया था 23/7/2022 को, वो सेटिसाइड किया, वो समाप्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। किसके सापेक्ष ये एफआईआर जो दर्ज हुई है? गुरसाईगंज एक थाना पड़ता है कन्नौज में, उसमें एक एफआईआर दर्ज होती है। उसमें सेक्शन होता है 147, 148, 149, 307, 324, 23, 324, 504 आईपीसी। पूरा प्रकरण का जो विवेचक होते हैं वो विवेचक महोदय के द्वारा एफआर लगा दी जाती है। एफआर का नंबर है 164/2017, वो 13/11/2017 में 16/8/2017 के सापेक्ष मीन्स लगभग 3 महीने के अंतराल में एफआर आ जाती है। तो एफआर के अगेंस्ट ये पूरी प्रक्रिया चली और जुनैद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए और उन्होंने जुनैद ने सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट फाइल की एसएलपी 8506 एवं 8507/2022 उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ने 3 और दूसरे निर्णयों का हवाला देते हुए इसको पारित किया। राकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसी प्रकार गोपाल विजय वर्मा वर्सेस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा एंड अदर्स। इसी प्रकार बी चंद्रिका वर्सेस संतोष एंड अदर्स। तीनों रूलिंग्स का हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो एसएलपी था इसको निर्णीत किया 29/8/2023 में। और उन्होंने साफ और सुस्पष्ट किया कि पुलिस की एफआर खारिज करने के बाद, पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करने के बाद मजिस्ट्रेट नाराजगी याचिका पर संज्ञान ले सकते हैं। नाराजगी प्रोटेस्ट पिटीशन का एक नंबर मैं आपको बता दूं, एडिशनल बता दूं आपको। प्रोटेस्ट पिटीशन जब भी फाइल होता है माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष में, वो 190 सीआरपीसी में फाइल होता है। इसमें अलग अलग क्लॉज हैं, 190(1)(b), 190(1)(a), 190(1)(c। तो इसी प्रकार 190(1)(b) का मतलब होता है 1A और 1B। 1B का क्या मतलब है कि सीधे मजिस्ट्रेट यदि देखते हैं कि एफआर जिसमें पुलिस ने भेजा है उस एफआर में इस तरह के तथ्य समाहित हैं कि इनको एफआर नहीं लगाना था, लेकिन एफआर लगा दी, लेकिन फिर भी पुलिस पे कोई भरोसा और विश्वास नहीं है कि दोबारा भी एफआर लग सकती है। तो उस कंडीशन में जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मैं उनका मार्गदर्शन करना तो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन उनसे केवल गुजारिश करूँगा कि वो अपने क्लाइंट के हित में 190(1)(b) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें माननीय न्यायालय में और उसी पे आर्गूमेंट करें 190(1)(b) पे, और वो कहें कि इसमें जो भी पुलिस प्रक्रिया है वो एफआर के साथ में जो सीडी केस डायरी तलब हुई है, एफआईआर और केस डायरी, और केस डायरी के बाद में जो उन्होंने अंतिम अपनी रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत की है, इतने बीच का यदि हम लोगों का अवलोकन करें तो इसमें समस्त जितने भी गवाह हैं, जो वादी इत्यादि हैं, जो भी तथ्यात्मक इसमें जो है व्यक्ति हैं, इसमें सबके गवाह ऑन रिकॉर्ड माननीय न्यायालय में प्रेषित हो चुके हैं और पुलिस पर हमें भरोसा विश्वास अटूट के साथ टूट चुका है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय से गुहार की जाती है कि पुलिस से विमुख माननीय
न्यायाधीश जी या माननीय मजिस्ट्रेट महोदय इसे इन्हीं धाराओं में संबंधित अभियुक्तों को यथावत तलब करना न्यायोचित है, न्याय संगत है। इनको सीधे सीधे तलब कर लिया जाए। ये प्रोटेस्ट पिटीशन की याचिका में अंतर्गत धारा 190 1B का प्रार्थना है। ये मेरा मानना है। निश्चित रूप से आपको सबको समझ में आ गया होगा। विषय अच्छा है, सारवान है, तथ्यात्मक है, ज्ञानवर्धक है। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं केवल और केवल वर्तमान मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता के सापेक्ष आपसे को बताना चाहता हूँ। मौसम अनुकूलता के साथ साथ जो अनुकूलता की तरफ चल रहा है, प्रतिकूलता में अधिक गर्मी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो मेरे जितने भी विद्वान जन हैं, मेरे समाज के अन्य सभ्रांत लोग हैं, कोशिश करें बाहर ओस में सोने से बचें, अंदर सोएं, पंखा धीमा चलाएं, एसी से बचें, स्वस्थ रहें। वायरल अधिक चल रहा है और स्वस्थ मन में और मस्तिष्क में स्वस्थ चित्त का निवास होता है, ऐसा मेरा मानना है। कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूँ विदाई आपसे। नमस्कार।